हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एसएलसी पाठशाला में। और जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ ही जाए, क्लास 12th कॉमर्स के लिए वीडियो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 2025-26 आने वाले बोर्ड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मैं देने वाला हूं आज वन शॉट रिवीजन। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, जैसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीख सकें। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को चैप्टर का नाम समझ में आ ही रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं भी पता है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, या जिनको अभी तक भनक भी नहीं है कि ये चैप्टर है क्या, तो मैं उनके लिए बड़े सिंपल कर देता हूं। देखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। असल में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। एक्सचेंज ऑफ करेंसी यानी कि एक कंट्री की जो करेंसी है वो किस तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज करी जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बढ़ रहा हूं। $1 इज इक्वल टू ₹85। मैंने एक्सप्रेस किया है इंडियन करेंसी यानी कि रुपीस को मैंने एक्सप्रेस किया है डॉलर, यानी कि जो एक अमेरिकन करेंसी है उसको मैंने इंडियन करेंसी के साथ मतलब उसकी एक इक्वेशन फॉर्म करी है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, इस इक्वेशन का मतलब यह है कि भाई अगर मुझे यूएस का कोई एक डॉलर का प्रोडक्ट खरीदना है तो उसकी वैल्यू मुझे जो बदले में पे करनी पड़ेगी, दैट विल बी ₹85। इन शॉर्ट, जहां पर आप दो करेंसीज को मतलब फॉर हाउ मच मनी, रुपी मनी कैन यू कन्वर्ट इन डॉलर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। या फिर उसको आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन रिलेशन टू द फॉरेन कंट्री और फॉरेन मार्केट, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसको हम लोग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इसके साथ साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा गया है कि भाई द परचेजिंग पावर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि आप अपने डोमेस्टिक करेंसी से फॉरेन परचेजिंग पावर आपकी क्या है उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से। अगर मैं ये कहूं कि $1 इज ₹85, तो ये क्या, ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है जहां पर आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का होना। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग देखते ही हैं कि भाई ट्रेड जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है कंट्रीज टू कंट्रीज में। रीजन बीइंग, हर कंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने की वजह से कंट्रीज में इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेसेस की जब बात आती है पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स क्योंकि वर्ल्ड में एक करेंसी नहीं है, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को बीच में लाना पड़ता है, जो कंट्रीज की सेंट्रल बैंक हैंडल करती है। इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरा यहां पर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सेंट्रल बैंक का वो कौन सा फंक्शन है जहां पर वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग उस फंक्शन के बारे में लिखें, एक टर्मिनोलॉजी। चलिए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन इसको डिटरमाइन करता है, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, वो समझते हैं जरा। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के हमारे पास बेसिकली दो कॉमन मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा आता है अपने पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, मैं एक एक करके जरा इन दोनों के बारे में भी समझाऊंगा आपको। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबल की बात करूंगा। देखिए, जब आपको वर्ड फ्लेक्सिबल नजर आता है तो इसके लिए मैं एक और वर्ड लेना चाहूंगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के भी नाम से जानते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम रेट क्या है, या इस रेट से आप लोग क्या समझेंगे। देखिए, वर्ड आ रहा है फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल, यानी कि विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि ये बहुत डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी कि जो मार्केट फोर्सेज होती हैं वो इसको डिटरमाइन करती हैं। और मार्केट फोर्सेज का मतलब बेसिकली यहाँ पर दो मार्केट फोर्सेज होती हैं हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा, आपने क्लास 11 में डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ भी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी मार्केट में, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इंडियन रुपी यूज़ करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। देखिए, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ कि ये डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी है, इसको एक्स ना लिख के मैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लिख देता हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पर $1 इज इक्वल टू ₹70 है। ठीक है,
और ये वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर $1 इज इक्वल टू 80 है। तो देखा जाए तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है यहाँ पर ए और बी में ये डिफरेंस आ रहा है कि बी पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है $1.80 है, जिसमें भी आप देख पा रहे हैं कि फॉरेन जो डिमांड थी उसकी वो लिटरली कम हो चुकी है। F1 से वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स दी F2, रीजन बीइंग डिमांड। तो इन शॉर्ट याद रखिएगा, डिमांड के केस में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, डिमांड के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। सप्लाई के केस में बिल्कुल वो सप्लाई भी आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा होगा, जो कि डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, सप्लाई के केस में क्या रहता है देखिएगा ज़रा, ये मैंने बनाया है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में देखिएगा, ये मैं पॉइंट ए कह रहा हूँ और ये मेरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे मैं कहता हूँ $1 इज इक्वल टू ₹60 और यहाँ पर पॉइंट बी पे $1 इज इक्वल टू 85। ऐसे केस में अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले एक फॉरेनर $1 में कितने रुपए की चीज़ खरीद पा रहा था, वो 60 रुपीज़ की चीज़ खरीद पा रहा था। अब वही $1 में कितने रुपए का खरीद पा रहा है, 85। देखा जाए तो यहाँ पर उस इंडिविजुअल को बेनिफिट है जो डॉलर होल्ड करता है। बेसिकली मैं फॉरेनर की बात करूंगा। ऐसे में सप्लाई में मैंने देखा कि देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और वहीं डिमांड के केस में क्या था, डिमांड के केस में वो नेगेटिव रिलेशनशिप था। एक मैं आपको ना चीज आप लोग अपनी एक लिख लीजिए कहीं पर भी, डिमांड हमेशा याद रखिए, डी से डिमांड, डी से डोमेस्टिक। डिमांड करने वाले असल में हम इंडियंस हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लिए समझाऊंगा, रीजन क्यों, क्योंकि आपको कई सारे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिए, हमेशा डिमांड डोमेस्टिक से होती है, मतलब इंडियंस के द्वारा होती है। सप्लाई हमेशा एक्सटर्नल होती है या फॉरेन से होती है, और इसको कौन करता है, इसको फॉरेनर्स ही करते हैं। सप्लाई इज बाय फॉरेनर्स, डिमांड इज बाय इंडियंस और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए, सप्लाई और डिमांड, और एज ऑब्वियस आप समझ ही गए हैं कि भाई असल में फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां पर डिटरमाइन होगा जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर इस पॉइंट ई को देख पा रहा हूं, $1 इज इक्वल टू, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ क्या, 92 रुपीज़ क्या हो गया, यहां पर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, या फिर इसको हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जा सकता है। और बिल्कुल अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने देखा कि डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब दोनों ही क्या है, दोनों ही डायनेमिक है, दोनों ही बदलते रहते हैं, दोनों में भी कभी भी कैसा भी बदलाव आ सकता है। पॉसिबल चेंजेस क्या क्या आते हैं जरा वो समझते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, पहले मैं जरा इंक्रीज की बात करता हूं। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, और फिर मैं दूसरी तरफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। याद रखिएगा कि मैंने आपको डिमांड क्या बताया था और सप्लाई क्या बताया था। डिमांड किसके द्वारा होती है और सप्लाई किसके द्वारा होती है, डिक्रीज इन सप्लाई। आइए इनके ग्राफ से समझते हैं एक एक करके। ठीक है, ये हमने बना दिया यहां पर, ये हमने बना दिया डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमने बना दिया सप्लाई कर्व। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है ना, तो इंक्रीज इन डिमांड को अपन लोग ऐसे बनाएंगे, ये है अपना इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, पहले जो अपना एक्सचेंज रेट था वो ई था, अब एक्सचेंज रेट जो बढ़ चुका है। देखिएगा, इंक्रीज इन डिमांड से क्या इंपैक्ट कर पड़ा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो बढ़ गया। याद रखिए, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड किसके द्वारा होती है, मैंने आपको क्या बताया था, बाय इंडियंस। डी फॉर डिमांड, डी फॉर डोमेस्टिक, एंड इट इज डन ओनली बाय इंडियंस। जब इंडियंस फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करने लगते हैं तो मार्केट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज इन सप्लाई को जरा देख लेते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई भी क्या कहता है, इंक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये मैंने बना दिया आपका डिमांड कर्व, ये बना दिया मैंने सप्लाई कर्व। ठीक है, और जो एक्सचेंज रेट आया वो ई आया। ठीक है, और अब क्या करना है, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई कर देते हैं, ये आपका सप्लाई ऑफ एक्स है। ठीक है, डिमांड ऑफ एक्स है। अब मैं इंक्रीज करूंगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा। अब देखिएगा जरा, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका
ई था, अब ई डैश हो गया। देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया। सप्लाई याद रखिएगा कि किसकी वजह से होती है, फॉरेनर्स की वजह से होती है। मार्केट में अननेसेसरी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी डिक्लाइन हो गया। देखिए हमेशा याद रखिए मार्केट में जब भी किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी, उसका प्राइस या फॉरेन करेंसी का प्राइस कम होगा ही होगा। डिक्रीज इन डिमांड जो कि बिल्कुल इसका एक ऑपोजिट इंपैक्ट शो करेगा, आप लोगों को आता भी है। ये मैंने बना दिया डिमांड कर्व, ये मैंने बना दिया सप्लाई कर्व, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम रेट आ रहा है वो ई आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डिमांड को कम कर लेता हूँ। डिमांड को अगर मैं कम करूँगा तो देखा जाए तो वो डिमांड, ये देखिए जैसे ये डिमांड कम हुई फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो रेट था वो भी कम हो गया। पहले डिमांड ज़्यादा थी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा, डिमांड कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। डिक्रीज इन सप्लाई अगर मैं मार्केट में से रिड्यूस करूं, किसी चीज़ की अगर मार्केट में से सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिएगा ज़रा। ये आपका डिमांड था, ये आपका सप्लाई है, ठीक है। ये आपका जो इक्विलिब्रियम का रेट आ गया वो ये आ गया। ऐसे में उसके बाद जो हाँ, तो सप्लाई को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो देखिए सप्लाई को अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। तो मार्केट में देखा जाए तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे अच्छा खासा फर्क आ रहा है। अब चेंजेस को देखा जाए तो मैं दो तरीके से यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक तो या तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट आइदर इट इज इंक्रीजिंग, या तो ये भाई बढ़ रहा है ना, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, आइदर इट इज डिक्रीजिंग। यही दो केसेस हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना और फॉरेन एक्सचेंज रेट का कम होना। अब ये बढ़ने और घटने को क्या हम लोग इसको कोई टर्मिनोलॉजी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देखिए जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इसको क्या कहा जाता है, समझिएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने के लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्यों हम लोगों ने वर्ड डेप्रिसिएशन क्यों यूज किया जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको। मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू ₹80 और ये मान लेते हैं कि डेट है 13 फेब, ठीक है। और 15 फेब को ये हो जाता है कि $1 इज इक्वल टू ₹97। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करी है, आप समझ लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब ये क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं इसका इंपैक्ट देखूं डोमेस्टिक करेंसी को देखिएगा, पहले आप $1 को कितने में परचेज कर पा रहे थे, 80 में, अब आप उसी $1 को कितने में खरीद पा रहे हैं, 97 में, जो कि ये शो कर रहा है कि आपको $1 को खरीदने के लिए अब 17 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो चुकी है। देखिए इसका दूसरा पहलू देखो, हर जैसे कॉइन का एक हेड और टेल होता है, जैसे आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है यानी कि डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो इसका और मैं ये भी लिख सकता हूं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट भी हुई है, ठीक है। अगर आपकी करेंसी देखो, अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो कुछ एप्रिशिएट भी हुआ है, तो आपकी अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो सामने वाले की करेंसी एप्रिशिएट भी हो रही है। वहीं अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज की बात करूं तो इसको हम लोग, जैसे कि आप लोग अभी खुद ही अपने आप बता देंगे, तो इसको कहा जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए मैं अपने प्यारे बच्चों को एक छोटी सी यहाँ पर ना एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमेशा याद रखो $1 या फिर ₹150, जितना ज़्यादा आप 1 के नज़दीक आओगे आपकी कंट्री के लिए उतना बेहतर होगा, आप उतना ज़्यादा क्या करोगे, एप्रिशिएट करोगे। वहीं मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही होगी तो उसका दूसरा साइड क्या है, उसका साइड है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऐसे में अब हुआ क्या, फॉरेन करेंसी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखो इसकी जरा ना हम लोग इंपैक्ट समझते हैं कि ऐसे करने से क्या होता है मार्केट में, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन करने से क्या आता है। एप्रिसिएशन का मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, $1 ₹80 और $1 60, ये एप्रिसिएशन है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया। और एक तरफ में डेप्रिसिएशन, इसका ना एक बड़ा क्लास 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स में बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन बेस ये पूछा जाता है, मैं बताता हूँ। $1 और इसको कर देते हैं ₹90। तो भाई ऐसे केस में अब यहाँ पर क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ये एप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इसका पूछा जाता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर।
देखिए $1 यानी कि पहले $1 को खरीदने में मतलब खरीदने पर कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, 80 रुपये की। अब $1 को खरीदने में 60। तो ऐसे में देखा जाएगा कि भाई जो फॉरेनर होगा वो बोलेगा भाई मेरे को यहाँ पर 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं पहले $1 में 80 रुपये की चीज़ें खरीद पाता था, अब $1 में वही मैं 60 रुपये की। तो ऐसे में अब क्या होगा, वो हमारी कंट्री से खरीदना बंद कर देगा या कम कर देगा। तो ऐसे में मेरे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और जब एक्सपोर्ट्स कहीं कम होंगे तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं पहले $1, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले $1 को खरीदने में कितना रुपया लग रहा था, 80। अब मुझे कितना लग रहा है, 60। तो ऑब्वियस बात है मैं बाहर की कंट्री से परचेज करना चालू कर दूंगा। अब ये आप लोगों का माइंड वर्क है, मैं जानना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं जरा। डेप्रिसिएशन से इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई देखो पहले $1 में कितने रुपए की चीजें आ पा रही थी, 60 रुपए की। अब वही $1 में कितने की आ रही है, ₹90 की। जिसका मतलब ये है कि फॉरेनर को फायदा हो रहा है, उसको पूरा मोटा मोटा 30 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ऐसे में हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और वहीं इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट, या देखा जाए तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम माना जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी कंट्रीज जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट है। डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट को ड्राइव करती हैं। वहीं बढ़ते हैं हमारे दूसरे एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है इसका मतलब समझते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, देखिए मीनिंग है कि भाई मैं फ्लेक्सिबल क्यों लिख रहा हूं, फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड, कांस्टेंट, डिटरमाइंड बाय, अब कौन डिटरमाइन करता है ये देखना पड़ेगा, डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया के केस में ये सब काम कौन करता है, आरबीआई। और जो फंक्शन की मैं बात कर रहा था वो था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्स। हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसका पूरा का पूरा कस्टोडियन कौन है, उसका पूरा का पूरा कस्टोडियन आरबीआई है। आरबीआई इसको हैंडल करती है, आरबीआई इसको डिटरमाइन करती है। लेकिन वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो समझते हैं। मतलब पहले तो फिक्स ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कंट्री की परफॉर्मेंस को देखते हुए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेटल करती है। ऐसा क्यों कराया गया है आरबीआई, या क्यों इंटरवीन कर रही है, समझिएगा। 1991 से पहले आरबीआई का जो रोल था वो क्या था, वो एक रेगुलेटर थी। ठीक है, आरबीआई क्या थी, एक रेगुलेटर थी। और 1991 के बाद इसका जो रोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो उसमें ये क्या बन जाती है, इट बिकम्स दी फैसिलिटेटर। ये फैसिलिटेटर बनती है। रेगुलेटर और फैसिलिटेटर में फर्क इतना है कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नेसेसरी चेंजेस लेके आते हैं। वहीं मार्केट में रेगुलेटर होने का मतलब था कि इकोनॉमी में होने वाली सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सारी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई आगे पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। तो आरबीआई का रोल चेंज हुआ। अब यहां पर इसी दौरान 1990s के दौरान कंट्री ने क्या अपनाया, कंट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आएगा तो भाई फॉरेन एक्सचेंज तो सरकार के हाथ में भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला या भाई इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई अगर आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आएंगे तो आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया कि कभी आपके मतलब इकोनॉमिक स्टेटस को ये मैच नहीं कर पाई, मान लो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया, फिर क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पर मतलब सोच विचार किया और उस समय की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने अपना ये प्रस्ताव रखा, प्रोविजन रखा कि भाई देखिए हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम तो फॉलो करेंगे, क्योंकि ये फॉलो करना पड़ता है। रीजन क्यों, क्योंकि हम लोग उस समय इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर चुके थे। 1991 एलपीजी पॉलिसी हम लोग एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पर एक प्रोविजन रखा कि भाई देखो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं जिसको कहा जाएगा मैनेज्ड फ्लोटिंग, या फिर इसको कई सारे लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब देखिए वर्ड देखिए कितने, एक ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पर आप दो ऑपोजिट चीजों को लिख रहे हैं। एक तरफ मैनेज लिखा गया, एक तरफ फ्लोटिंग लिखा गया, यानी कि आप ऐसी चीज को मैनेज करेंगे जो फ्लोट करेगा। अब देखिएगा जरा क्या इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं जरा। आरबीआई के अकॉर्डिंग पहले हम लोग उस फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखेंगे जो किसकी वजह से आएगा, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से क्या फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब मान लेते हैं कि इसके हिसाब से $1 इज इक्वल टू ₹95 हो गया। सरकार को लगा ये तो बहुत ज्यादा है भाई, तो सरकार अब क्या करेगी समझिएगा जरा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से। ये हमारे पास डिमांड,
ये हमारे पास सप्लाई। क्लास 11th का मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर, अगर आपको याद हो, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का। ठीक है, ये मतलब ये वाला पॉइंट है जहां पर ₹95 आया। सरकार ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए उसने क्या करा, उसने एक ऐसा एक्सचेंज रेट स्थापित कर दिया जो इससे भी ऊपर, अबव द इक्विलिब्रियम, जहां पर उसका जो प्राइस मतलब जो एक्सचेंज रेट सिस्टम आ रहा है दैट इज $1 इज इक्वल टू ₹100। अब ऐसे में क्या हुआ, जब सरकार ने जानबूझ के अपनी करेंसी को क्या कर दिया, उसने डीवैल्यू कर दिया। अभी मैं दोनों कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। आप कहेंगे सर ये तो डेप्रिसिएशन था, आप इसको डिवैल्यूएशन क्यों कह रहे हैं? दोनों में फर्क समझिएगा। डेप्रिसिएशन होता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, डिवैल्यूएशन होता है जब कंट्री की गवर्नमेंट इसको करती है। दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, दोनों का इकोनॉमिक इंपैक्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन बस फर्क इसका है कि इसको कर कौन रहा है। अगर यही डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता, क्योंकि इसको आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो $1 100 के हिसाब से गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। अब ऐसे में होगा क्या, ऐसे में आप लोगों को अगर याद आता हो तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया जिसको मैं नाम देता हूं ईओडी। ईओडी एक सिचुएशन है जहां पर मार्केट में क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। यानी कि फॉरेनर्स क्या करेंगे, फॉरेनर्स को तो फायदा हो गया, वो अंधाधुंध इंडिया से परचेस करना चालू कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आना शुरू हो जाएगा, यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इतनी सप्लाई जो आएगी उसका क्या होगा, उसको आरबीआई क्या कर लेगी, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी। मार्केट में जो एक्सेस है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी कौन, आरबीआई। जब मार्केट में से सारी एक्सेस सप्लाई ऑब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो आरबीआई फिर क्या करेगी, आरबीआई मार्केट में वेट करेगी और फिर वो एक इक्विलिब्रियम रेट नीचे सेट करेगी, बिलो द इक्विलिब्रियम, जो कि $1 इज इक्वल टू रुपीज मान लेते हैं 60 हो जाएगा। ऐसे में मार्केट में अब एक सिचुएशन फिर क्रिएट हो गई जिसका नाम है एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। यहां देखिएगा, यहां सप्लाई ज्यादा थी डिमांड कम था, देखो आप खुद देखो, यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अब ऐसे में भैया क्या हो, ऐसे में अब ये होगा कि मार्केट में डिमांड ज्यादा होने आने की वजह से अब कहां से आए वो फॉरेन करेंसी, ऐसे में आरबीआई उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, एंड हेंस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब देखिए क्या यहां पर डिमांड मतलब क्या यहां पर डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल प्ले था, बिल्कुल था। पहले जो एक्सचेंज रेट सिस्टम आया वो उसी से आया, लेकिन जब आरबीआई ने देखा कि भाई ये तो हमारी कंट्रोल से बाहर है तो इसको तो मैनेज करना पड़ेगा, तो आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए ही इंट्रोड्यूस करा उसने ये कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे हाथों से स्लिप हो जाए और फिर हम वो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, इसलिए हम मैनेज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, डर्टी फ्लोटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सरकार दो काम करती है, या तो वो अबव इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करती है या फिर वो क्या करती है, वो बिलो इक्विलिब्रियम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो चेंजेस आएंगे, तो दो चेंजेस में पहला चेंज है अबव इक्विलिब्रियम, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है, जहां पर सरकार जानबूझकर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है। डिवैल्यूएशन लास्ट 1991 में किया गया था। अगर आपको याद हो, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आईईडी जिन पढ़ी है उनको याद होगा 1991 में डिवैल्यूएशन क्यों हुआ था। अगर आपको उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात याद हो, तो उन्होंने जानबूझकर डिवैल्यूएशन किया था। क्यों किया था, क्योंकि इंडिया में फॉरेन करेंसी की कमी हो चुकी थी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही फॉरेन करेंसी पड़ा था जितना 1 या 2 हफ्ते का हमारा इंपोर्ट का काम कर सके। तो हमें चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कैसे बढ़ाई जा सकती थी, जब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट ना बढ़ाया जाता। बिलो द इक्विलिब्रियम को हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं, जहां पर रिवैल्यूएशन क्योंकि ये आरबीआई कर रही है, इसका नेचर बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू एप्रिसिएशन। क्लियर मेरी बात सबको? आई होप आपको ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जरा मैं बात करना चाहता हूं दो बड़े ही ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की मतलब इतिहास को खींचेगा। पहले मैं आपके सामने रखूंगा द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। और दूसरा मैं जो लेके आ रहा हूं वो है एडजस्टेबल पेग सिस्टम, एडजस्टेबल पेग सिस्टम, या फिर इसको ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अब जरा पहले हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में समझते हैं। पहले क्या होता था, जब फॉरेन करेंसीज या जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, तो तब इतना लोगों में समझ नहीं थी कि भाई ये कैसे किया जाए। तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या उठाया, उन्होंने गोल्ड को पिक किया। गोल्ड मान लेते हैं कि मैं एक कॉमन यूनिट पकड़ लेता हूं 10 ग्राम गोल्ड। 10 ग्राम गोल्ड को उन्होंने कंपेयर कर दिया हर करेंसी से। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इसको एक बार मैं यहां से कट कर रहा हूं, 10 ग्राम गोल्ड, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, इसको मैं
₹150, $3, ठीक है, 10 दिरहम्स दुबई की करेंसी, ठीक है, और 55 रूबल्स। मैंने 4 करेंसीज को डिफाइन कर दिया कॉमन 10 ग्राम गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो अब अगर मैं एक बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करूं, देखो एक चीज समझते हैं, इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C। यार जब A B के बराबर है और B C के बराबर है तो ऑटोमेटिकली A किसके बराबर हो गया? C के बराबर हो गया है ना, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब ऐसे में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि $3 इज इक्वल टू ₹150? क्या ये लिखना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि $3 की वैल्यू कितनी है? $3 की वैल्यू तो 10 ग्राम है और 150 रुपीज की वैल्यू भी 10 ग्राम है, तो एक्सचेंज रेट सिस्टम तो सेटअप हो गया। लेकिन हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं लेके आए, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा था, एक एक्यूरेसी नहीं बन पा रही थी, दूसरा गोल्ड की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और मतलब प्लैनेट अर्थ पर उतना फिजिकल गोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो भैया खत्म हो गया। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1941-45 के दौरान, कई सारी कंट्रीज को नुकसान हुआ। नुकसान के बाद 2 संस्थाएं बनी, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि भैया एडजस्टेबल पैक सिस्टम होगा, और यूएस में ये करा गया। ब्रेटन वुड्स जो है वो एक जगह है यूएस में, इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि भाई देखो गोल्ड तो इस्तेमाल होगा, गोल्ड की वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर असाइन की जाएगी, और फिर डॉलर से अलग अलग करेंसीज को कंपेयर किया जाएगा, रुपए को, रूबल्स को, येन को, ठीक है, दिरहम को, इन सबको हम लोग असाइन करेंगे। तो ऐसे में अब क्या हुआ, डॉलर की सुपरमेसी मार्केट में बढ़ने लगी। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी डॉलर की सुपरमेसी बढ़ गई, और आज जो आप लोग अमेरिका को या फिर मार्केट पे इतना ज्यादा सडन चेंज लाने के लिए जिम्मेदार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, वो तभी ही की देन है, क्योंकि उस समय करेंसी डॉलर को हम लोगों ने एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट किया। जहां पर पहले हम लोग गोल्ड को कंसिडर कर रहे थे, अब हम लोगों ने क्या करा, करेंसी डॉलर को एक कॉमन करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर बना ली। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी इन शॉर्ट खत्म होता चला गया, फिर हम लोगों ने फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अपना लिया, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम होता था। अब आप इतनी बार डिमांड एंड सप्लाई सुन रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि मार्केट में असल में डिमांड फॉरेन करेंसी की क्यों की जाती है और सप्लाई क्यों होती है, ये भी समझना जरूरी है। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बस मेरे उस कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा कि जहां पर मैंने आपको यह बताया हुआ है कि मार्केट में डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है। मैंने आपको बताया डी से डिमांड, डी से डोमेस्टिक, डी से और कुछ नहीं। यह याद रखिएगा कि भैया इंडियंस करेंगे डिमांड, इंडियंस को डॉलर की डिमांड क्यों है, और सप्लाई के तौर पे कि भैया ये इंडिया में डॉलर क्यों आएगा, इसको जरा समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक एक करके समझते हैं जरा। हाँ जी, तो इस कॉन्सेप्ट को आपकी बुक शायद ये कहती है कि सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मैं एक एक करके जरा आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो डिमांड का क्या रीजन है, पहले वो समझते हैं। डिमांड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही है भाई, मुझे अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है तो मैं परचेज तो कर लूंगा, लेकिन मुझे जो पेमेंट करनी होगी वो तो फॉरेन करेंसी में करूंगा ना। तो मुझे डॉलर की डिमांड क्यों है, क्योंकि भैया मुझे परचेज करनी है गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की कंट्री से। सेकंड मेरे पास आता है कोई मुझे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने, मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, बॉन्ड्स खरीदने, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने, तो भी मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी। थर्ड, मुझे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस देने हैं, तो भी मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे अपनी फैमिली को पैसा भेजना है जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, रेमिटेंसेस भेजने हैं मुझे, बिल्कुल मैं भेजूंगा उसके जरिए। मुझे कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है मुझे कोई डायरेक्ट परचेजेस करनी है, जैसे फॉरेन टूर करना है मुझे, तो मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सेम इज द केस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मार्केट में सप्लाई क्यों बढ़ती है, जब हमारी कंट्री सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री, जब हमारी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा जाता है, जब गिफ्ट्स एंड डोनेशंस हम लोग रिसीव करते हैं, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस हम लोग रिसीव करते हैं, रेमिटेंसेस हमें भेजे जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हमें कोई करता है, और फॉरेनर कोई जब इंडिया में आएगा तो वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट से स्टिक रहिए कि डिमांड किसके द्वारा होती है और सप्लाई किसके द्वारा की जाती है।
डिमांड इंडियंस को डॉलर की डिमांड क्यों है और फॉरेनर्स अपना पैसा इंडिया में क्यों देंगे। क्लियर मेरी बात? बहुत बढ़िया। जी हां, आगे बढ़ते हुए जरा अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कॉन्सेप्ट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बिल्कुल सही समझे आप लोगों ने। देखिए मार्केट का बेसिकली क्या मतलब होता है? इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेस एरिया वेयर सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज, वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज। देखिए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, कंट्रीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस पर निर्भर करती है। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, उन्होंने बाकायदा इसके लिए इंस्टीट्यूशन बना दिया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पर करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। बिल्कुल सही। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अपने आप में कई सारे फंक्शंस हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो पाती है, बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो पाती है, ठीक है। अच्छा, यही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। आप चाहें तो आप अपना पैसा जो है वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉलो करता है जिसको कहा जाता है हेजिंग फंक्शन या प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखिए जो डेली बेसिस पर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है कि आज मान लेते हैं उन्होंने जो भी ट्रेड लिया उसका मतलब उन्होंने जो ट्रेड लिया वो इस प्राइस पर लिया, लेकिन जब बात आई अपनी पेमेंट्स को ऑनर करने की तब तक मार्केट में ये रेट जो है वो बढ़ चुका था 85। तो ट्रेडर ने कहा भाई मुझे तो मोटा मोटा यहां पर 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपने इंडिविजुअल्स को ये फंक्शन प्रोवाइड करती है जहां पर वो अपनी पेमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, और वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे पास दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक तो होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। एक स्पॉट मार्केट है, एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां पर सारे ट्रांजैक्शंस उस रेट पर होंगी, ट्रांजैक्शंस एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट, प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आज जो भी रेट होगा उस पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्पॉट मार्केट में की जाती है। वहीं फॉरवर्ड मार्केट अलाउ करता है आप ट्रेड आज लेंगे, पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, ये कॉमन है। भाई मान लेते हैं कि आज मैंने कोई ट्रेड लिया लेकिन मैं उसकी पेमेंट फ्यूचर में करूंगा, और अब मान लेते हैं उसका फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फिर जैसे ही मैंने आपको बताया, तो फॉरवर्ड मार्केट में बेसिकली पेमेंट जो होगी वो उसी रेट पर होगी जिस डेट पर आपने ट्रेड लिया। मान लेते हैं कि मैंने ट्रेड लिया 13 फरवरी 2026 को, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट था $1 = 78 रुपीज, और मैंने पेमेंट करी लगभग 25 फरवरी को, जहां पर $1 = रुपीज कितना हो गया, 85 हो गया। अब ऐसे में देखा जाए तो यहां पर 7 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर पेमेंट 85 के हिसाब से नहीं होगी, यहां पर पेमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ 78 रुपए के हिसाब से, क्योंकि किस मार्केट में डील किया जा रहा है, फॉरवर्ड मार्केट में। क्लियर मेरी बात? तो ये था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, जहां पर आप लोगों ने आज इसके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ग्राफ्स, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग पिनअप करिए, मैं दोबारा उसके लिए समझाने के लिए तैयार हूं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पास समय बहुत कम रह चुका है, मेहनत करिए, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, मेरी तरफ से अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मुझ तक अपना वो संदेश ज़रूर पहुंचाएं। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए एसएलसी पाठशाला को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भेजें ये वीडियो अपने उस दोस्त को जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू सो मच।